हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे थे एटम एंड मॉलिक्यूल और वहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया था कि कोई भी आयंस कैसे फॉर्म होता है ना। बताया था मैंने कि आपको इलेक्ट्रॉन लूज करेगा देन केटायन फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा देन एनायन फॉर्म होगा। और फिर आयंस का वैलेंसी क्या होता है मैंने बताया था आपको कि जितना वो चार्ज होता है आयंस पे वही क्या होता है उसका वैलेंसी होता है। ओके। और एलिमेंट के केस में क्या होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है वो उसका वैलेंसी होता है। या आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है या तो वो लूज करे या गेन करे उसको हम लोग वैलेंसी बोलते थे, है ना। और आयंस के केस में क्या था कि जो चार्ज है आयंस पे वही क्या था उसका वैलेंसी था। फिर मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ आयन, केटायन और एनायन। फिर मैंने बताया था कि उसमें चार्ज जो होगा उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा। एंड नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि एटम के बेसिस पे मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक ऐसे आपको बताए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। आपने देखा होगा कई सारे बुक में या मैक्सिमम जगह आप केमिस्ट्री जैसे स्टार्ट करोगे तो आपको कोई ना कोई फार्मूला दिखेगा, CaCO3 H2SO4 इस टाइप्स के आपको फार्मूले दिखेंगे। तो ये फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना, और उसका उसको कैसे पढ़ते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्या हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, ठीक है। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। कैसे हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो उसके लिए देखो तीन रूल वगैरह कुछ नहीं, ऐसी बस, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप वाइज। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको जो पॉजिटिव पार्ट है डेट इज केटायन है उसको लिखना होता है किधर, राइट साइड में। पॉजिटिव पार्ट का मतलब केटायन क्या लिखना होता है, राइट साइड में। ओके, फर्स्ट क्या है, द पॉजिटिव पार्ट that is cation is written इधर हो गया तो ये राइट हुआ ना मेरे अकॉर्डिंग। आप देखो इधर राइट हुआ है ना, इज रिटेन एट द, अच्छा ऐसा हो रहा है CaCO3, तो आपको ये कहीं उल्टा तो नहीं दिख रहा है, राइट ये हुआ लेफ्ट ये हुआ। अगर मैं ऐसे हूं तो ये राइट है, ठीक है। तो मैं ये एजम्पशन लेकर बता रहा हूँ, ये राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, इस CaCO3 इस टाइप का। इट इज रिटेन एट द राइट साइड, right side of the right side of the formula। ओके, दैट इज कहाँ लिखते हैं, इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में उसको लिखते हैं, है ना, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में। और जैसे आप देख लो, जैसे मान लो अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है तो CaCO3 में देखिए ये जो Ca है +2 और CO3 -2, तो केटायनिक पार्ट कहाँ पे है, स्टार्टिंग में है। फर्स्ट रूल क्या है कि आपको केटायनिक पार्ट का लिखना, स्टार्टिंग लिखना, ठीक है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वैलेंसी जो होता है केटायंस का, जो भी केटायंस सॉरी जो भी आयंस होंगे जिससे केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा उसके वैलेंसी को हम इंटरचेंज करते हैं और उसको सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में। देखो, वैलेंसी ऑफ द आयंस must be interchanged, valency of the ion must be interchanged, valency of the ion must be interchanged and should be written as a subscript, क्या होना चाहिए, सबस्क्रिप्ट में लिखना है नीचे में। जैसे मान लो कि एक केटायन है A, ओके, और इसका वैलेंसी है X+, इसका वैलेंसी कितना हो गया X, और दूसरा है B, ये है Y-, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया Y। तो आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा A, और क्रॉस इंटरचेंज करना है, मस्ट बी इंटरचेंज, है ना। तो
ए वाला कहाँ जाएगा, ए का वैलेंसी एक्स है ना, तो ये बी के साथ आएगा, और बी का वैलेंसी वाई है तो ये ए के साथ चला जाएगा, तो ए वाई बी एक्स ऐसे लिखेंगे। ओके, अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट चलो लिख लो, पॉइंट नंबर 3, ऐसा हो कि दोनों का वैलेंसी इक्वल हो, वैलेंसी क्या हो, इक्वल हो, देन वहां पे क्या होगा, उसको सिंप्लीफाइड रेशियो, वैलेंसी जब इक्वल होगा देन क्या करेंगे, उसको मतलब इग्नोर मार देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट था ना, 2:2 होना क्या चाहिए था, देखिए इफ वैलेंसी, पहले लिख लेते हैं, इफ वैलेंसी इज इक्वल देन it is not written, it is not written, ऐसा लिखते नहीं है। देखो जैसे मान लो आपको बताया था कैल्शियम Ca2+, इसका वैलेंसी कितना हो गया 2, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, इसका वैलेंसी कितना हो गया 2, है ना। तो देखो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए Ca2 CO3 2, तो देखो दोनों का वैलेंसी इक्वल है ना, तो इसको सिंपली लिखते हैं क्या, CaCO3, 1:1 जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ आयंस आर पॉलीएटॉमिक, ions are polyatomic, if ions are polyatomic, then if ions are polyatomic, then अगर ions polyatomic होगा then क्या करते हैं, then valency, then it is enclosed in a bracket, then it is enclosed in a bracket, then it is enclosed in a bracket, then it is enclosed in a bracket before writing interchanged valency, before writing interchanged valency। ठीक है, अगर ऐसा है कि देखो जैसे CO3 था, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, CO3 पॉलीएटॉमिक है, देन मैंने क्या करा यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज किया और तब मैंने वैलेंसी को इंटरचेंज करके लिखा है ना। तो ये आपका नॉर्मल जो रूल है फॉर्मूला लिखने का, इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके बताता हूँ फॉर्मूला लिख करके कि कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, उसका नाम भी बताएंगे। ओके, इसको आप नोट कर लो, ठीक है, मिटाऊँ ऊपर से मैं, चलिए देखिए, तो ऊपर से मिटा रहा हूँ, है ना। देखो सबसे पहले आप मान लो कि आपको लिखना है सोडियम क्लोराइड, सबसे बेसिक NaCl, सबसे पहले लिखना है आपको क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। देखिए यू हैव टू राइट सोडियम क्लोराइड, एक होता है Na क्या होता है +1, इसका वैलेंसी क्या हो गया 1, दूसरा होता है Cl-, वैलेंसी कितना 1। तो क्या करेंगे, वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे, Na है ना, तो क्या होगा, ये वाला वैलेंसी यहाँ पे जाएगा, ये वाला वैलेंसी यहाँ पे आएगा, ऐसे, तो Na1 और Cl1 ऐसे होता है। अब देखो ओवरऑल जो होना चाहिए न्यूट्रल होना चाहिए, ओवरऑल क्या होना चाहिए, चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, NaCl 1:1 इक्वल है, लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो ये फाइनली क्या आ गया, ये आ गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। इज इट क्लियर टू यू। चलो दूसरा देखो, जैसे मान लो आपको लिखना है फेरिक सल्फेट, फेरिक Fe3+ का एक आयन है, आयन क्या है Fe3+, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 3, और सल्फेट वैलेंसी कितना होता है सल्फेट का, सल्फेट का वैलेंसी होता है 2-, तो वैलेंसी कितना हो गया 2, तो क्या होगा, इंटरचेंज होगा ना, ऐसे क्रॉस इंटरचेंज था, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे Fe। अब देखो यहाँ पे 2 आएगा, और देखो सल्फेट क्या है पॉलीएटॉमिक है ना, SO4 आएगा। चार्ज जो है इसको नहीं लिखना है, वो क्या होता है वैलेंसी से पता चल जाता है। जैसे आपसे ये पूछ दे कि इस पे कितना चार्ज है, तो कैसे पता चल जाए, पता होगा आपको। लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था, तो मैंने बोला था कि इसका वीडियो बनाऊंगा। तो देखो अगर मान लो कि ऐसा कोई कंपाउंड लिखा हुआ, सपोज जैसे देखो ऐसे लिखा हुआ है Ca, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मान लो कोई कंपाउंड लिखा हुआ है Ca3PO4 होल ट्वाइस, Ca3PO4 होल ट्वाइस, और आपको पता नहीं कि कौन सा एटम पे कितना चार्ज है, तो आपको जस्ट ये चेक करना है कि ये कितना है 2,
तो ये कहाँ से आया होगा, इस वाले से इंटरचेंज हो गया होगा। इसका मतलब कैल्शियम क्या रहा होगा, +2। और फॉस्फेट है ना PO4, तो देखो इसके लिए क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे 3 है, इसका मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा, PO4 3 माइनस रहा होगा। इस तरह से ऐसे करते हैं। आप देखो, और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप देखो कॉपर जिंक नाइट्रेट है ना, जिंक नाइट्रेट, तो Zn क्या होता है 2+, इसका वैलेंसी कितना होगा 2, और नाइट्रेट क्या हो गया NO3-, वैलेंसी कितना 1 है ना। तो आपको इन दोनों को मिक्स करके फॉर्मूला लिखना है। देन क्या करोगे आप बताओ, अब क्या होगा यहाँ पे, कैसे लिखेंगे इसको, जिंक Zn हो गया, अब ये 1 है तो ये कहाँ पे आएगा 1, Zn 1 है ना, और NO3 क्या है पॉलीटॉमिक है, तो NO3 को क्या करेंगे ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। देन क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी Zn2, हाँ ठीक है, NO3 के पास आ गया 2 है ना, ये यहाँ आ गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, क्रॉस इंटरचेंज होकर, तो 1 जो होता है ना अंडरस्टूड होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो फाइनली क्या आ गई है Zn NO3 होल ट्वाइस, ऐसे लिखते हैं। ओके, और क्या पढ़ेंगे इसको, जिंक नाइट्रेट कैसे कैसे बना है, जिंक से और नाइट्रेट से, तो क्या हो गया जिंक नाइट्रेट। ये अब देखो एक चीज और, फेरस और फेरिक, फेरस और फेरिक, देखो फेरस और फेरिक, तो यहाँ पे Fe+3 था, एक Fe2+ भी होता है, Fe2+ भी होता है, और दूसरा SO4 2- हो गया, तो इसका वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, क्या होगा ऐसे इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज होगा। देन क्या लिखना पड़ेगा आपको, Fe, ये 2 यहाँ आएगा, ये वाला 2 यहाँ आएगा, और ये वाला 2 यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा SO4 2, ऐसे हो गया FeSO4 2। अब मैंने बताया था कि इक्वल होगा तो क्या होगा 1:1 के रेशियो में होता है, और फिर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। डैट मीन्स के फाइनली क्या आ गया आपको, ये फाइनली आ गया FeSO4, ये क्या आ गया FeSO4, ठीक है। ये एक कंप्लीट आयन है, सल्फेट आयन FeSO4। अब मान लो कि आपसे पूछ दे, इसका रिवर्स पूछता, जैसे देखो मान लो आपसे इसका रिवर्स पूछ दे, आपसे एक फॉर्मूला दे दे कि अच्छा FeSO4 है, जैसे मान लो इसका रिवर्स बता रहे, ऐसा है कि आपको दे रखा है FeSO4, और आपको पता करना है कि कौन से आयन पे क्या चार्ज है। तो क्या होगा आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सल्फेट क्या होता है 2-, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सल्फेट 2- होता है, तो सल्फेट 2- रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या रहा होगा, आप लॉजिक लगाओ, इसका मतलब कि यहाँ पे Fe2 रहा होगा, और कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे भी SO4 2 रहा होगा, तभी तो इक्वल हो गया, तो क्या मतलब वो उसको लिख नहीं रहे हैं। डैट मीन्स के यहाँ पे जो आयंस है उस पर चार्ज कैसे कैसे है, वहाँ पे चार्ज Fe+2 है ना, और क्या है सल्फेट SO4 2-, तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, और भी लिख लो आप, जैसे मान लो आपको लिखना है एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, तो Al क्या होता है, देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड Al क्या होता है +3 होता है, जिसका वैलेंसी कितना हो गया 3, और क्लोरीन माइनस का वैलेंसी कितना हो गया 1, तो क्या होगा ये इंटरचेंज होगा, इस तरह से इंटरचेंज होगा, तो क्या होगा Al, ये क्या हो जाएगा Al, और यहाँ पे आएगा 1, और क्लोरीन के पास क्या चला जाएगा 3, तो Cl3। अब ऐसे में सोचना है कि ये सारी पॉलीटॉमिक है, C और L नहीं, वो लेटर अलग अलग है, पॉलीटॉमिक नहीं, एक ही एटम है क्लोरीन एटम, तो इसको ब्रैकेट से क्लोज नहीं करेंगे, तो ये 1 तो अंडरस्टूड होता है। फाइनली क्या आ गया AlCl3, ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर और भी 1-2 क्वेश्चन आप खुद करके देखो, आप फॉर्म करो, आपको मैं देता हूँ हाइड्रोक्साइड, और ये आपने नोट कर लिया, चलिए इसको ऊपर से मिटाओ, आप प्रैक्टिस करो। आप आयंस ले लो, कौन कौन सा, मैग्नीशियम ले लो, Mg2+ होता है, और OH- है ना, इन दोनों को आप एक कंपाउंड बनाओ, मतलब फॉर्मूला लिख करके बताइए नाम क्या होगा, और कंपाउंड का केमिकल कंपाउंड जो फॉर्म होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, उसका फॉर्मूला क्या होगा। और ले लो आप ले लो एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है 3+, और आप नाइट्राइड ले लो N3- नाइट्राइड, अजाइड नहीं, अजाइड क्या होता है N3- होता है, उसको एक -1 चार्ज होता है, 3 एटम होता है, और नाइट्राइड क्या होता है, एक एटम होता है उस पर 3- चार्ज होता है। तो
तो आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बनाइए केमिकल फॉर्मूला। आप अमोनियम ले लो, NH4 प्लस होता है ना, और एक ले लो आप डाइक्रोमेट Cr2O7 2-। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से केमिकल फॉर्मूला बनाओ आप, ठीक है। आप और भी ले लो, आप ले लो, आप और भी ले लो, आप बनाओ। हो गया अमोनियम, ठीक है। एक और ले लो आप CrO4 2-, क्रोमेट आयन है ना। और इधर ले लो आप कौन सा, पोटेशियम ले लो K+। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाइए आइटम। चलो इतना जल्दी से प्रैक्टिस करो, उसके बाद आगे बताएंगे। इतना प्रैक्टिस करो जल्दी से, देखो क्या होगा। तो आपको मैंने दोनों चीज़ें बता दिया कि अगर आपको आयंस दे रखा है तो उससे केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, उसको पढ़ते क्या है। सोडियम क्लोराइड है ना, इसमें +2 है तो +2 का अस था, तो ये क्या हो गया फेरस सल्फेट। और ये क्या हो गया, इसमें +3 है तो ये क्या हो गया फेरिक सल्फेट है ना। और ये हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जिस आयन से बना होता है सिंपल वैसे ही नोमेनक्लेचर उसका करते हैं, है ना। चलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से, बताइए क्या होगा। उसके बाद आज आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मोल कंसेप्ट बेस्ड आपका क्वेश्चंस आता है इसमें, तो मोल कंसेप्ट पे 1 या 2 लेक्चर अपना होगा। फिर कंप्लीट मोल कंसेप्ट से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको मैं मोल कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। चलो तो अब बना 1 बाय 1 क्या होगा। देखो मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हो गया 2, 2 और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी कितना हो गया 1। तो इंटरचेंज होगा तो क्या होगा Mg1, और हाइड्रोक्साइड क्या है पॉलीएटॉमिक, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, बट 1 तो लिखते नहीं है, तो फाइनली क्या होगा, ये हो गया MgOH होल ट्वाइस। इज इट क्लियर टू यू, समझ में आ रही है सबको। देखो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का बनाते हैं। चलो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है 3, और नाइट्राइड का वैलेंसी भी कितना है 3, तो कितना इंटरचेंज होगा AlN3। तो बट इक्वल है तो नहीं लिखेंगे, मतलब क्या होगा सिंपली AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इसको बनाओ। देखो अमोनियम है ना, पहले किसको लिखना आपको कैटायनिक पार्ट को, तो अमोनियम मैंने लिख लिया। अब इसका वैलेंसी 1 है और इसका वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे क्या पॉलीएटॉमिक है तो क्या होगा ब्रैकेट में इनक्लोज होगा, और फिर ये भी क्या होगा Cr2O7, और यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया ना सिंपली, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनली ये क्या हो गया, ये हो गया NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। इज इट क्लियर टू यू। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पोटेशियम है K+, वैलेंसी कितना है 1, और नेक्स्ट इज क्रोमेट, वैलेंसी कितना है इसका 2-, तो वैलेंसी 2, तो वैलेंसी क्या होगा इंटरचेंज होगा, तो क्रोमाइट का वैलेंसी इसके पास आएगा क्रोमेट का, और CrO4 है ना, इसका वैलेंसी क्या यहाँ पे आएगा। ये फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे K2CrO4। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं आपका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। नाम क्या होगा इसका पोटेशियम क्रोमेट, इसका नाम क्या होगा अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या होगा इसका नाम अमोनियम डाई, 2 अमोनियम है ना इसलिए अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और इसका क्या होगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसका होगा क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम डाइक्रोमेट नहीं सॉरी अमोनियम क्रोमेट होगा इसका नाम, ठीक है। अमोनियम क्रोमेट सॉरी, इसका नाम होगा अमोनियम क्रोमेट, ठीक है। चलो और भी बनाओ, 1-2 और बनाओ। चलो आप बनाओ, आप ले लो किसका Al3+, और एक और लास्ट ये बनाओ C2O4 2-, इसका बनाओ। इन दोनों आयंस को यूज करके एक आप फॉर्मूला बनाइए, उसका नाम क्या होगा ये बताइए पब्लिक चैट में। क्या होगा, देखो वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे ना, सबसे पहले क्या लिखना है कैटायन, कैटायन कौन सा है एल्यूमिनियम, तो क्या लिखेंगे Al है ना, और इसका वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये तो पॉलीएटॉमिक है C2O4
है ना, C2O4, और यहाँ पे क्या आएगा इस वाले का एल्यूमिनियम का, तो ये हो गया फाइनली क्या Al2C2O4 बोलता है। इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्जेलेट। क्या होगा इसका नाम, एल्यूमिनियम ऑक्जेलेट। ठीक है, ऐसे हम लोग नाम ऐसे लिखते हैं। अब आपको सपोज इसका रिवर्स पूछ दे कि एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, तो उसके लिए क्या करना है आपको देखना है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और इधर जो इस साइड में होता है उस पे क्या नेगेटिव चार्ज होता है, डैट मीन्स के यहाँ पे क्या होगा C2O4 2 माइनस, और ये वाला यहाँ गया होगा, डैट मीन्स के Al3 प्लस होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कैटायंस और एनायंस को यूज करके केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। और अगर रिवर्स आपसे पूछ दे किसी भी केमिकल फॉर्मूला में कि कितना चार्ज है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, रिवर्स वाला मतलब उसका जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई में जो होता है सब्सक्रिप्ट, उसको देख करके हम डिसाइड करते हैं कि चार्ज इस पे क्या रहा होगा। ओके, चलो नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्या, वो मोलिकुलर मास। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, मोलिकुलर मास। नेक्स्ट है आपका मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, मैंने आपको एटॉमिक मास बताया था। एटॉमिक मास मैंने क्या बताया था कि एक एटम का जो मास होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। और मैंने अभी बताया था कि जैसे बुक में नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है, एटॉमिक मास लिखा हुआ था, उसका यूनिट क्या होता है, नहीं होता है। इसका मतलब वो क्या रहता है, रिलेटिव एटॉमिक मास रहता है। मतलब किसी भी एटम का मास और बाई 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम बताया था, एक डेफिनेशन आपको, तो उसके रेस्पेक्ट में लिखा होता है, तो उसका यूनिट नहीं होता है। अगर यूनिट है इसका मतलब क्या, वो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो मॉलिक्यूलर मास में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो आपको एटम मैंने बता रखा है, नेक्स्ट आपको मैंने मॉलिक्यूल बता रखा है। एटम क्या होता है, एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसी भी स्मॉल पार्टिकल का, एलिमेंट का, स्मॉल पार्टिकल का। और मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड्स का जो स्मॉल यूनिट होता है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल बोलते हैं, है ना। फिर मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड दो टाइप्स का था। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास जो होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल का जितना ही मास है वो उसी मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब एक चीज समझना, अगर आपने रिलेटिव एटॉमिक मास को यूज करके कैलकुलेट करा, देन आपको मिलेगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर आपने एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को यूज करके कैलकुलेट करा, देन आपको मिलेगा क्या, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। तो हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसका, फिर आपको सिखाएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या है मॉलिक्यूलर मास, इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, it is mass of one molecule of a substance it is mass of one molecule of a substance। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जिसका मॉलिक्यूल होता है उसी का मॉलिक्यूलर मास होगा ना, जिसका मॉलिक्यूल नहीं होता है उसका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, है ना। अब how to calculate molecular mass, how to calculate molecular mass, how to calculate molecular mass। तो इसमें लिखते हैं ना क्या, it is calculated as sum of atomic mass, it is calculated as sum of atomic mass, it is calculated as sum of atomic mass of all atoms by which a molecule is formed, ये कैसे निकालते हैं, सम करते हैं जितने भी मॉलिक्यूल है, मतलब मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, सारे एटम्स के एटॉमिक मास को सम कर दो। इट इज कैलकुलेटेड एज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स बाय व्हिच अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। ऐसे डेफिनेशन आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, डेफिनेशन से कहीं भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया इसका, इस सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे आप देखो एडिशन का कभी डेफिनेशन आपसे पूछता है नहीं। देखो एग्जाम्पल करते हैं, जैसे एग्जाम्पल
आप कोई भी एक मॉलिक्यूल जैसे CaCO3, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। कितने एटम का है? इसका एटॉमिसिटी क्या है? 1 2 5 है ना। एटॉमिसिटी कितना है? 5। एक है कैल्शियम का एटम, और क्या है? एक कार्बन का एटम, और 3 क्या है? ऑक्सीजन का एटम। ध्यान समझना, ये कैसे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना है? इसमें क्या है? इसमें एक एटम है कैल्शियम का, नो डाउट, 1 एटम है कार्बन का, नो डाउट, और 3 एटम है ऑक्सीजन का। कोई डाउट नहीं। अब आपको क्या करना है? इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो आप बताइए, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना? कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना? 40। मैंने इसलिए आपको बोला था हमेशा कि ये आप याद करोगे तभी आप मोल कंसेप्ट के कैलकुलेशंस को सीख पाओगे, और इनफैक्ट पूरी केमिस्ट्री इसलिए बेस्ड है। इसलिए नेक्स्ट टाइम आपको ये सब चीज़ याद होनी चाहिए। 1 to 20 आपको एटलीस्ट याद होना ही, रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई डिस्कशन करने में कोई फायदा नहीं है ना। तो आप देखो यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40, यू कर लो, है ना। कार्बन का कितना होता है? 12 यू, और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 यू। कितना होता है? 16 यू। कैल्शियम कार्बन कैसे बना है? एक कैल्शियम एटम, एक कार्बन एटम, और 3 ऑक्सीजन एटम। क्या करेंगे? कैल्शियम का मास कितना? 40 × 1, क्योंकि एक ही कैल्शियम एटम है ना, दैट्स वाई 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कार्बन का कितना है? एक एटम, प्लस 1, कार्बन का कितना एटम है? 1, तो 1 × 12, ओके। और ऑक्सीजन कितना एटम है? 3, तो क्या होगा? प्लस 3 × 16, 3 × 16। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, सारा यू में होगा, इसका मतलब क्या हो गया? 100 यू। इसका मतलब क्या है? समझ में आया? इसका मतलब ये है कि दैट मीन्स के कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल का मास 100 एटॉमिक मास यूनिट है। अगर ग्राम में पूछ देते क्या करेंगे? अगर आपसे ग्राम में पूछ देते कितना हो जाएगा? 100, और 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू कितना? 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ये हो गया ग्राम में आंसर, ओके। इज इट क्लियर टू यू? अभी और क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। जैसे देखो, आप कैलकुलेट करो H2SO4, और सिंपल करना है, और सिंपल करो NaCl। चलो NaCl लेंगे, आप करो H2SO4, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? CO2 करो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप बताइए कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखो ध्यान से, तो कैसे बना है कार्बन डाइऑक्साइड? इसमें है आपका कार्बन का एक एटम है, और ऑक्सीजन का 2 एटम है। एक एटम किसका है? कार्बन का। 2 एटम किसका है? ऑक्सीजन का। यही तो है ना। तो कार्बन का मास कितना? 12 होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है। देन क्या करोगे आप? 1 × 12। क्यों? क्योंकि कार्बन का एक ही एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है ना। ऑक्सीजन का कितना है? 2 एटम। 1 × 12, और ऑक्सीजन का कितना है? 2 एटम, तो 2 × 16। देन ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 44U। कितना हो जाएगा? 44U। दैट मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का, एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो क्या होगा? 44 एटॉमिक मास यूनिट। अगर ग्राम में पूछे तो क्या करेंगे? 44 × 1.67 × 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट आप देखो, आप कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालो, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड में बताओ पहले कितना एटम है? टोटल 2 एटम है। किसका किसका? एक कार्बन का एटम है, 2 किसका? ऑक्सीजन का एटम है। एक एटम किसका है? कार्बन का। 2 एटम किसका है? ऑक्सीजन का। तो क्या होगा? तो एक है कार्बन का एटम, और एक है, सॉरी 2 नहीं, एक ही एटम है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 × 12, और प्लस ऑक्सीजन कितना एटम है? एक ही एटम है, तो क्या होगा? 1 × 16। तो ये कितना आ जाएगा? 28। ओके। अभी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आपको पूरी तरह से इसको सीखना ही सीखना है, नहीं हो अगर आप नहीं सीख रहे हो देन उसके बाद आगे डिस्कशन में कोई फायदा नहीं है ना। तो आप नोट कर लिए ऊपर से भी डाउन। जैसे देखो आपने ये कर लिया, चलो और भी करते हैं। आप करो, आप नेक्स्ट बनाओ किसका? H2SO4 का निकालो, HNO3 निकालो, H2SO4 HNO3, और क्या? H2SO4 HNO3
चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, H2SO4, 1 by 1 H2SO4 HNO3, ठीक है, H2SO4 HNO3। और भी बहुत सारा क्वेश्चन देखो मैं, आप निकाल लो NH3 का, NH3 का निकाल लो, आप H2O का ले लो, है ना। NH3 इसको बोलते हैं अमोनिया, H2O इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आपको वाटर बोलते हैं, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और आपको याद आ गया, आपको शायद बताना था कि कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन होगा, ठीक है। अभी इसको डिस्कस करते हैं। शायद आपने लास्ट क्लास में पूछा था, है ना, तो मैंने बोला था कि वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। चलिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकालिए। अच्छा इसका निकालो, चलो आप निकाल लो H2C2O4 का, ठीक है। आप निकालो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, आप कैलकुलेट करो किसका, CuSO4.2H2O का, है ना। चलो पहले इतना निकाल लो, अब उसके बाद एक और टफ सा कराऊंगा आपको। 1 by 1 करें, चलो 1 by 1 करते चलते हैं। पहले H2O से स्टार्ट करें, H2O से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए H2O में कितने एटम है, टोटल 3 एटम है। हाइड्रोजन कितने एटम है, 2 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16। तो क्या होगा, सारे का सम करो, इसका कितना होगा 2 × 1, 2 क्यों, क्योंकि 2 एटम है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और प्लस ऑक्सीजन एक ही है ना, तो 1 × 16। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कितना 18U। इसका मतलब क्या, कि हाइड्रोजन वाटर के एक एटम का मास कितना होगा 18U। ओके, इज इट क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट आप, चलो इसका काम हो गया, इसको हटाओ। नेक्स्ट क्या आपका NH3। तो NH3 में क्या है, नाइट्रोजन की एक एटम है, और हाइड्रोजन कितना एटम है 3 एटम है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। तो नाइट्रोजन का एक ही एटम है ना, तो क्या होगा 1 × 14 और प्लस 3 × 1, तो ये आ गया 17U। इसका मतलब डेट मीन्स के अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 17U। ओके चलो, और आप कर लो किसका, H2SO4 करो, H2SO4। तो H2SO4 में बताइए पहले कितना है, 2 सल्फर का एटम है, ये तो अंधा में देखकर बता देगा। एक नहीं, 2 हाइड्रोजन का एटम है, सॉरी, 1 सल्फर का एटम है, और 4 क्या है ऑक्सीजन का एटम है। तो क्या करना, आपको सारे के मास को ऐड करना है, तो करो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो क्या हो गया 2 × 1, क्योंकि 2 एटम हाइड्रोजन का था, और प्लस सल्फर का एक ही एटम है ना, तो 1 × सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32। ओके, और नेक्स्ट क्या है, 4 एटम किसका है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 4 × 16। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे देन मुझे लगता है कि ये 64 और 98 आना चाहिए शायद, 2 ये कितना आ जाएगा 98, चेक कर लेना शायद 98U। दैट मीन्स के H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 98U, और अगर ग्राम में चेंज करना हो देन क्या होगा 98, एक मॉलिक्यूल का 98 × 1.67 × 10⁻24 ग्राम। इज इट क्लियर टू यू। चलिए ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट आप कर लो HNO3। HNO3 क्या होगा, HNO3 चलो बनाते हैं। इसमें कितना है, हाइड्रोजन का एक एटम है ना, हाइड्रोजन का कितना है एक एटम, तो क्या होगा 1 × 1, और प्लस नाइट्रोजन का कितना है एक ही एटम है, तो क्या होगा 1 × 14। ओके, और ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो क्या होगा 3 × 16। तो ये कितना हो जाएगा 48 और 15, 48 और 15 63, ये कितना आ गया 63U, है ना। चलिए अब आप बताइए H2SO4 का क्या होगा। H2SO4 का ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको,
H2SO4 का क्या होगा? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। चलो आप ऑप्शन ले लो। नेक्स्ट क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2C2O4 का, सॉरी H2C2O4। ऑप्शन ए ले लो कितना? 92। ऑप्शन बी आप ले लो कितना? 93। ऑप्शन सी ले लो कितना? ऑप्शन सी ले लो 88। एंड ऑप्शन डी ले लो आप कितना? 90। जल्दी से पोल में रिप्लाई करो, क्या होगा? H2C2O4 का क्या होगा? H2C2O4 का क्या होगा? जल्दी से पोल में रिप्लाई कीजिए। H2C2O4 क्या होगा? ऊपर का मिटाओ तब तक। H2C2O4 क्या होगा? पोल में रिप्लाई करो, जल्दी बताओ। चलो देखो, H2C2O4 में कितना है? 2 एटम किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1। और 2 एटम किसका है? कार्बन का। कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12। और क्या है? 4 एटम किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? 16। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मुझे लगता है कि ये 90 आएगा। ओके, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट आप बताइए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल्ड पर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? सॉरी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल्ड थ्राइस। ऑप्शंस में दूं आपको? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, सॉरी। ऑप्शन ले लो आप, बताइए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए 88, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 82। पोल में रिप्लाई कीजिए जल्दी से, क्या होगा? जल्दी से पोल में रिप्लाई करो, क्या होगा? और लास्ट बच गया आपका क्या? कॉपर सल्फेट, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको? जिप्सम। कॉमन नेम है जिप्सम। ऐसे क्या पढ़ेंगे इसको? कॉपर सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड। कॉपर सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड बोलते हैं उसको, है ना। चलो धीरे धीरे सब सीख जाओगे। चलिए नेक्स्ट आपका ऑप्शन, इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा बताओ। देखो, 2 तरीके से कर सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को। देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में ध्यान दो। ये जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें एक एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का मास नंबर होता है 27 × 1, नो डाउट। और प्लस 3 क्या है इसमें? हाइड्रोक्साइड है ना। हाइड्रोक्साइड 3 है, OH। तो OH का मास कितना हो जाएगा? OH में एक है ऑक्सीजन तो 16, और एक है हाइड्रोजन तो 1, तो कितना हो गया? 17। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 × 17, तो याद जाएगा 87। 87 नहीं, सॉरी 87, 51, 78 है, याद जाएगा कितना? 78। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं आप, समझो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का एक है तो हो गया 27 × 1, और प्लस क्या? देखो इसमें कितना है? 3 ऑक्सीजन आइटम है तो कितना होगा? 3 × 16, और प्लस 3 हाइड्रोजन आइटम है तो कितना होगा? 3 × 1, तो ये भी आ जाएगा 70। आप कैसे भी कैलकुलेट करोगे, देन जो मॉलिक्यूलर मास है वो चेंज नहीं होगा। वो मास है ना, मास क्या होता है? मास तो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करता है। तो ये फिक्स होता है, चेंज नहीं करेगा। आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, जैसे आपको दूसरा बता रहा हूँ आपको, CuSO4.2H2O। CuSO4.2H2O। कॉपर का होता है 63। कॉपर का कितना होता है? 63। एटॉमिक मास नंबर 63। अच्छा यहाँ पे देखो तो 2H2O है, तो वाटर का कितना होता है? 18 होता है ना, वाटर का 18 होता है।
तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसमें कॉपर सल्फेट है तो एक कॉपर है तो 163, 1 इंटू 63, एक सल्फर है देन कितना होगा 32 इंटू 1, एक ही है ना, तो 32 इंटू 1, 4 ऑक्सीजन है देन कितना होगा 4 इंटू 16, 4 इंटू 16। और देखिए 2 वाटर का मॉलिक्यूल है ना इसके साथ, तो आप वाटर का 18 आपने कैलकुलेट किया था तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 18, इसको आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, क्या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप टोटल एटम काउंट कर लो इंडिविजुअल कितना कितने एटम है किसका। जैसे आप देखो कॉपर सल्फेट की बात करें, CuSO4 नहीं सॉरी, इसको जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम CaSO4 होता है, Cu नहीं होता है, जिप्सम होता है CaSO4। ठीक है, Cu नहीं CaSO4 जिप्सम होता है, ये जिप्सम नहीं है। तो ये हो गया CuSO4 डॉट 2H2O। इसमें अगर काउंट करो आप तो आपको दिखेगा कि इसमें कॉपर का एक एटम है, किसका कॉपर का, इसका कितना होता है 63। सल्फर का क्या है एक एटम है, 1 एटम किसका है सल्फर का, सल्फर का कितना होता है मास नंबर 32। ऑक्सीजन का कितना एटम है 4 नहीं 4 तो यहाँ पे है और 2 इंटू 1 2 यहाँ पे, तो ये टोटल 6 ऑक्सीजन का एटम, कितना 6 ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन का एटम कितना है 6 ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन कितना होता है 16 और वाटर हाइड्रोजन कितना एटम है 4, हाइड्रोजन कितना है इसमें 4 है आपका हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना, आपको कैलकुलेट करना है, क्या आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो क्या करना है सारे के मास को ऐड करना है, तो सारे के मास को ऐड करो। अगर आप सारे के मास को ऐड करोगे देन क्या होगा 1 इंटू 63 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 16, 6 इंटू 16। तो आप इससे कितना है आपका जो भी आएगा ना, अगर मान लो ये x आता है देन ये भी क्या आएगा x ही आएगा, सेम आएगा। तो आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, आपको मैं असाइनमेंट में दूंगा तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना और सीख जाओगे, ये मुश्किल नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखो कि इसके जस्ट बाद मैं आपको बताऊंगा मोल, हाउ टू कैलकुलेट मोल। देन मोल की कैलकुलेशन में अगर किसी ने मुझसे ये डाउट पूछ दिया ना कि सर आप ये मोलर मास कैसे लिख रहे हो, तो उसको मैं कैमरा से निकल के मारूंगा। ठीक है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, कोई कंप्लेन नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना, सारे के मास को ऐड करना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट एक जो होता है नेक्स्ट वो होता है, ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मिटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट एक और होता है फॉर्मूला यूनिट मास। क्या होता है फॉर्मूला यूनिट मास, क्या होता है फॉर्मूला यूनिट मास। अब देखो फॉर्मूला यूनिट मास भी सेम ही है। एक्चुअली होता क्या है ना कि फॉर्मूला यूनिट मास हम लोग आयनिक कंपाउंड के लिए एक टर्म यूज करते हैं, है ये क्या एक टाइप का मॉलिक्यूलर मास ही है। क्या बता रहा हूं आपको, फॉर्मूला यूनिट मास है ना, फॉर्मूला यूनिट मास। तो ये भी क्या है एक टाइप का मॉलिक्यूलर मास ही है, बट ये आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है ना। तो क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो calculated as molecular mass. It is also calculated as molecular mass. It is also calculated as molecular mass, but it is used for ionic compound only. Ionic कंपाउंड, ये भी क्या होता है आपको फॉर्मूला यूनिट के जैसा ही है ना। ये भी क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास के जैसा ही है, बट इसको हम क्या करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कर लो, यू हैव टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, बट हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज फॉर्मूला यूनिट मास। ओके,
So you have to calculate formula unit mass of you have to calculate formula unit mass of NaCl, not molecular mass. Okay. Example, NaCl. Okay, NaCl is an anionic compound, so we will calculate formula unit mass, not molecular mass. तो क्या होगा यहाँ पे 1 सोडियम का कितना एटम, 1 एटम, तो 1 इंटू 23, एंड देन क्लोरीन का कितना एटम, 1 एटम, तो क्या होगा 1 इंटू 35.5, एंड देन इट विल इक्वल टू 58.5 U. डैट मीन्स के हाँ, मास ऑफ 1 यूनिट ऑफ NaCl इज 58.5 U. इसको समझना ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये सब जो आयनिक कंपाउंड है ना, ये क्या होता है, एक फिक्स इसका क्रिस्टल होता है, मतलब एक फिक्स अरेंजमेंट होता है इस टाइप का ये क्यूब के फॉर्म में इधर उधर अरेंज होता है, और ये एक कंप्लीट यूनिट होता है, और इसमें 4 NaCl मतलब 4 Na प्लस और 4 Cl माइनस, डैट मीन्स कि एक इस यूनिट में क्या होता है 4 NaCl होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम फार्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं। बट ये क्या है, सेम कंसेप्ट आपको सेम अप्लाई करना है। कौन सा? फार्मूला यूनिट मास की भी क्या होगा आपका एग्जैक्टली सेम एज मॉलिक्यूलर मास। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, सो नेक्स्ट आप कैलकुलेट करो किसका, आप कैलकुलेट करो KCl का, एंड देन MgCl2 लास्ट, KCl और MgCl2, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ क्वेश्चन जो डाउट्स था वो मैं आपको देख लेता हूँ। तो KCl का देखो क्या होगा, KCl पोटेशियम बताए थे, पोटेशियम आर्गन, पोटेशियम कैल्शियम, तो पोटेशियम का मास नंबर कितना 39, एक ही पोटेशियम है तो 1 इंटू 39 और प्लस 35.5 है ना, तो ये आ जाएगा कितना 40 और 30 75.5, तो ये आई थिंक 74.5 U हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट वन इज MgCl2, 1 मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम का मास नंबर कितना होता है 12, देन 1 इंटू 12 और प्लस 2 इंटू 35.5 है ना, तो ये तो आ गया 70 और कितना हो जाएगा 70 और 82 U। ओके, तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई। क्या करना आपको, यू हैव टू कैलकुलेट ओनली मॉलिक्यूलर मास है ना, बट आयनिक कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं क्या, फॉर्मूला यूनिट मास, बस एक नेम डिफरेंट है, बाकी प्रोसेस सारा का सारा क्या सेम है। यू हैव टू जस्ट ऐड ऑल मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ओके, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आपने कुछ क्वेश्चंस पूछा था, क्वेश्चंस ये पूछा था कि सपोज एटॉमिक मास क्या होता है। वैसे तो मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताऊंगा, नहीं वहाँ पे भी डिस्कस करूंगा, बट चलो डिस्कस करते हैं। एटॉमिक मास कुछ चीजें, जैसे फॉर अ न्यूट्रल एटम या एलिमेंट, फॉर अ न्यूट्रल एटम कर लो, या फिर एलिमेंट की बात कर रहे हैं है ना, जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, एंड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइक जैसे आप कैल्शियम, ओके, कैल्शियम का मास नंबर 40, एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, इसका मतलब कैल्शियम के 1 एटम में 20 प्रोटॉन है एंड क्या है 20 इलेक्ट्रॉन। ओके, आप नेक्स्ट आप ले लो जैसे सोडियम कितना 11, ओके, देन सोडियम का जो एटम है उसमें कितना है 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। बट अगर ऐसा हो जाए कि उस पर कोई चार्ज आ जाए, राइट, जैसे आयंस फॉर्म कर दे, तो इन दैट केस अगर मान लो आयन फॉर्म कर जैसे Na+, तो Na+ में मतलब क्या था, सोडियम जब न्यूट्रल था देन वहाँ पे 11 प्रोटॉन था और 11 इलेक्ट्रॉन था। तो मैंने आपको बताया था कि जो अजम्पशंस है या फिर जो चार्ज जो आता है वो चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, देन एन एटम और अ मॉलिक्यूल गेट्स चार्ज। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा देन प्लस चार्ज, गेन करेगा देन माइनस चार्ज। अब यहाँ पे जो सोडियम है ये क्या है, प्लस चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये प्लस चार्ज है डैट मीन्स कि सोडियम एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा, तो +1 चार्जेस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा,
जब ये न्यूट्रल था देन इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था। अब +1 हो गया, इसका मतलब क्या है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, बट प्रोटॉन कितना रहेगा, वो सेम ही होगा। प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट व्हाट इज मोल एंड हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, है ना, एंड वी विल प्रोसीड विथ some numericals. Okay, thank you so much for watching.